Hello everyone, welcome to Laws Forum. I'm Rohini and let's continue our CPC सीरीज़। तो CPC सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में अपील टॉपिक कंप्लीट किया था और आज से हम लोग जो है अपील के केसेस स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट केस है हमारा चुन्नीलाल वर्सेस मेहता वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड। ओके, तो इस केस के फैक्ट कुछ ऐसे है कि यहाँ पे एक अपेलेंट होता है जिसका नाम होता है चुन्नीलाल। ओके, तो चुन्नीलाल जो है यहाँ पे एक जो है मैनेजिंग एजेंट होता है कंपनी का, और यहाँ पे जो हमारी जो कंपनी है वो रिस्पोंडेंट है। तो कंपनी ने क्या होता है कि कंपनी जो है टर्मिनेट करती है अग्रीमेंट। जो चुन्नीलाल के साथ जो कंपनी का अग्रीमेंट होता है वो कंपनी टर्मिनेट करती है एंड रिमूव करती है अपेलेंट को, जो पोस्ट थी उसकी एज अ मैनेजिंग एजेंट की। अब क्या होता है कि जो चुन्नीलाल जो है वो सूट फाइल करता है और क्लेम करता है डैमेजेस किस लिए? ये चुन्नीलाल यहाँ क्लेम करता है कि जो उसका जो रिमूवल था वो जो टर्मिनेशन है वो अनलॉफुल है, राइट। अब क्या होता है जब हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट जो है कंपनी के फेवर में डिसीजन देती है। देन अब कंपनी के फेवर में डिसीजन आने के बाद जो अपेलेंट है चुन्नीलाल वो मूव होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्ग्यू करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यू करते हैं, इस बेसिस पे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि कहते हैं कि यहाँ पे ना एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो इन्वॉल्व है करके। तो क्वेश्चन ये आता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो जो है क्वेश्चन हो जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर लेट्स से कोई कहता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तब होगा जब कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बात उसमें आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इट मस्ट बी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज बिटवीन। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन दी पार्टीज़ इन अ केस इन्वॉल्व। तो जो भी केस इन्वॉल्व है तो उसके बीच में जो दोनों पार्टीज है उनके बीच में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द इशू। अगर हम इशू की बात करते हैं तो वेदर द इंटरप्रिटेशन, तो इशू ये आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या जो इंटरप्रिटेशन है डॉक्यूमेंट का क्या वो रेज करता है एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ये जो है कोर्ट के सामने इशू आया। ओके, तो फिर जब जजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? कोर्ट हेल्ड दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज़ फेयरली आर्गुएबल। मतलब जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है ना वो जो है वो आर्गुएबल है जहाँ पर भी जो रूम होगा, एटलीस्ट अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी एक चीज़ पे जो है ओपिनियन में जो है डिफरेंसेस अगर आ रहे हैं, राइट, एंड ऑन इट द वेदर द कोर्ट थॉट, अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डील करना इस चीज़ को अप टू अ सर्टेन लेंथ और डिस्कस करना कि इसके अल्टरनेटिव्स व्यूज़ और क्या हो सकता है, ठीक है, तो तब वो जो है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा वो चीज़, राइट। देन एक टेस्ट बताया उन्होंने कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं है। तो एक टेस्ट है टू डिटरमाइन कि क्या चीज़ जो है वो जनरल पब्लिक इम्पॉर्टेंस की है या फिर ये जो है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली जो है अफेक्ट कर रहा है राइट ऑफ द पार्टीज़ को। और अगर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली जो है अगर अफेक्ट कर रहा है राइट ऑफ द पार्टीज़ को तो वो डेफिनेटली जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है। दैन अगर कोई क्वेश्चन लेट से सेटल किया गया है किसी हाईएस्ट कोर्ट मीन्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, राइट, तो अगर कोई जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जो है वो सेटल कर दिया है और टू बी अप्लाइड वेल सेटल्ड, या जो कोई प्रिंसिपल है जनरल प्रिंसिपल है जो उस पर अप्लाई होगा वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, तो यहाँ पर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वाली चीज़ आएंगी नहीं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो है हायर कोर्ट या हाईएस्ट कोर्ट ने जो है वो सेटल कर दिया है मैटर, राइट। तो मैंने आपको इसमें बताया कि कौन कौन से इंस्टेंस ऐसे होंगे जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में इंक्लूड होंगे और कौन से ऐसे भी हो सकते हैं जो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। सो देयरफॉर जो क्लॉज 14 यहाँ पे क्लॉज 14 जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में जो हुआ था ना, किसके बीच में? जो हमारे जो एपेलेंट है उनके बीच में और कंपनी के बीच में, राइट। तो जो एग्रीमेंट था उसके क्लॉज 14 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्लॉज 14 स्टैंड्स एंड डील विद वन सब्जेक्ट, और वो वन सब्जेक्ट क्या था? सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंपनसेशन था, राइट, वो सिर्फ कंपनसेशन था। तो ये जो क्लॉज 14 है ना, ये एक्सप्रेसली या फिर बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशंस ये बिल्कुल ये नहीं बताता कि भाई कि वहाँ पर एक राइट टू क्लेम डैमेजेस भी है करके अंडर द जनरल लॉ। सो बाय प्रोवाइडिंग फॉर द कंपनसेशन एंड इन एक्सप्रेस टर्म, अगर आप जो है कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो एक्सप्रेसली उसमें लिखा हुआ है एंड द राइट टू क्लेम फॉर द डैमेजेस अंडर द जनरल लॉ इज़ नेसेसरली इंक्लूडेड, और आपने यहाँ पे जो है
एक्सक्लूड प्रॉपरली आपने एक्सक्लूड किया हुआ है कि जो है आप जो है डैमेजेस के लिए क्लेम जो है वो नहीं कर सकते। तो देयरफॉर इन द फेस ऑफ दिस क्लॉज इट इज़ नॉट एन ओपन टू एन अपेलेंट टू कंटेन दैट द राइट इज़ लेफ्ट अनअफेक्टेड। ओके, मतलब अगर कहीं पर भी एक्सप्रेसली कोई प्रोविजन उसमें मेंशन है तो फिर बाद में जो अपेलेंट है उस चीज़ को जो है क्लेम नहीं कर सकते। और यहाँ पे इसीलिए नो सब्सटेंस इन अल्टरनेट, और यहाँ पे जो ना तो उनके लॉयर ने कोई अल्टरनेटिव जो कंटेंशन जो है वो रेज किया है यहाँ पे, तो इसीलिए फाइनली जो हाई कोर्ट ने जो डिक्री पास की थी ना, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हीं के साथ कंटिन्यू किया, और जो अपील थी वो यहाँ पे अपेलेंट की डिसमिस कर दी गई। ओके, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।